जैसा कि हम आपको पहले बता चुके थे कि हम आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में बताएंगे और इसके बारे में आज हम आपको लेकर आए हैं डिजिटल बोर्ड पे और इसके बारे में हम बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसमें आराम से लिखिएगा जो भी होगा। ऋग्वैदिक काल देखिए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका जानकारी का स्रोत क्या है, जैसे इसको कैसे हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या जानकारी का स्रोत है। देखिए, भारत के आर्यों के आरंभिक इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त का मुख्य स्रोत है। इसका भारत के आर्यों के इसका मुख्य स्रोत है ऋग्वेद है। इसका मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अतिरिक्त वैदिक युग के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। कुछ पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध है। कुछ पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत अपनी कतिपय त्रुटियों के कारण निर्विवाद नहीं है। किंतु इन पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग साहित्यिक स्रोत के आधार पर किया गया है। विश्लेषण की पुष्टि करने हेतु किया जाता है। इसका विश्लेषण की पुष्टि हेतु इसका किया जाता है। इसमें क्या क्या है। ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साहित्यिक के पुरातात्विक स्रोत इस प्रकार है। इसमें दो चीज़ बताया, वो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत है। ये दोनों के बारे में बताया गया कि ये दोनों साहित्य और पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे इसमें क्या गया है और कौन सा इसमें स्रोत है। जैसे हो गया साहित्यिक स्रोत में आप हमको बताएंगे आप लोगों को ऋग्वैदिक संहिता। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख रचना है। ऋग्वैदिक काल प्रमुख रचना, इसमें 10 मंडल है। इम्पोर्टेंट है पीटी के लिए, पीटी में पूछता है अक्सर ये। 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। इसकी रचना का 150 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इसके पहले हम आपको बता दें, इसका रचनाकार है जो 150 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। नेक्स्ट है, देखिए इसका सेकेंड पार्ट। सभी 10 मंडलों में दूसरे से 7वें मंडल तक, ये देखिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरे से 7वें मंडल के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल सबसे प्राचीन माना जाएगा, तो इसमें आपको दूसरा से 10वां तक के बीच जो होगा सबसे प्राचीन माना जाएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया है। जबकि प्रथम तथा 10वां मंडल परवर्ती काल के माने जाते हैं। प्रथम तथा 10वां मंडल जो है परवर्ती काल के माने जाते हैं। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको बताए थे कि ये आपका इम्पोर्टेंट है। जैसे क्या है, दूसरा से 7वें जो मंडल है, दूसरा से 7वें मंडल के गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी गोत्र विशेष से संबंधित एक ऋषि परिवार की मानी जाती है। क्योंकि इसी के बीच में ऋषि के बारे में आता है कि इसी में गोत्र के बारे में बताया गया है। क्योंकि आपको पता है कि गोत्र के बारे में इसी में बताया गया है कि गोत्र क्या है न है, यही मतलब ऋग्वैदिक काल में बताया गया है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। ऋग्वेद बहुत सी सारी फारसी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ है जो जैन अवस्था से भी मिलती है। जैन अवस्था, इसके बारे में आपको बताए थे कि जैन अवस्था ऋग्वैदिक काल के बारे में बताया गया है, जो ईरान के मतलब अथी है, धार्मिक पुस्तक शायद है, मिलती है। गौरव है कि इन दोनों धर्मों जैसे वैदिक और पारसी धर्म, ये दो धर्म हैं, ग्रंथ में कई देवी देवताओं और सामाजिक वर्णों के नाम मिलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको है जो ऋग्वेद के वैदिक तथा पारसी धर्म के कई देवी देवता के भी सामाजिक वर्गों के बारे में नाम मिलते जुलते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों की रचना विभिन्न ऋषियों ने की थी। ऋग्वेद के 10 मंडलों संबंधित प्रमुख ऋषि का विवरण दिया गया है। आपको हम बताइए कि ऋग्वैदिक जितना है सभी मंडलों की रचना ऋषियों ने क्यों की, क्योंकि ऋषियों का मतलब माना जाता था इस काल में कि ऋषि डायरेक्ट मतलब भगवान से मतलब देवता से संपर्क रखते थे। लाइक देवता से संपर्क था, देवता से इन लोग संपर्क रखता था। तो माना जाता था कि सब जो बोलेंगे वो तो मतलब भगवान के बोला हुआ बात है। इसलिए सब ऋषि मुनि को पहले
देवता के समान माना जाता था इन लोगों को। नेक्स्ट ऋषि के बारे में बताइए। देखिए प्रथम मंडल है, जो प्रथम मंडल है ये देखिए दीर्घतम मच्छुंदर ऋषि संबंधित, इस ऋषि संबंधित है। द्वितीय मंडल है गृत्समद भार्गव से संबंधित है। तृतीय मंडल ये देखिए इंपॉर्टेंट आपको है, भी है, ये सब पूछ लेगा आपसे। तीसरा जो मंडल है, ये जो मंडल है तीसरा मंडल विश्वामित्र से, ये पूछेगा। चतुर्थ मंडल वामदेव पूछ लेगा। फिर उसके बाद पंचम मंडल तो नहीं पूछेगा, और सप्तम मंडल वरिष्ठ के बारे में। छठा मंडल जो भारद्वाज के बारे में बताया गया है कि भारद्वाज कौन थे, कौन सा मंडल से संबंधित है। और उसी तरह आठवां जो मंडल है एक कर्ण से संबंधित है। आठवां मंडल पूछेगा किस ऋषि मुनि से संबंधित है, तो आपको कर्ण से बताना पड़ेगा। नवम मंडल आपको पन्ना नगीरा से, ये तो नहीं पूछता है। और 10वां मंडल ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, 3, 7, 6 और 9, 10, ये 9 और 10 ये सब जो है आपको मतलब इम्पोर्टेंट ये है। शुद्ध सुक्तीय महासुक्तीय से संबंधित है 10वां मंडल। ये सब आपको मिलान करने के लिए आपको क्वेश्चन में देगा कि कौन सा मंडल किस में मिलता है, नहीं मिलता है, कौन सा मंडल किससे संबंधित है, इसके बारे में आपको दिया रहेगा। इसी बारे में आपको बताना पड़ेगा कौन सा मंडल किससे संबंधित है। अब इसका भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लीजिए थोड़ा बहुत। देखिए ऋग्वैदिक भौगोलिक विस्तार की जानकारी मुख्यतः ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के रूप में सप्त सैंधव देश प्रदेश का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है 7 नदियों के क्षेत्र। इसके बारे में आपको हम देखिए थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। ऋग्वेदी जिसमें होता है, जिसका अर्थ होता है सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख, जिसका होता है 7 नदियों का क्षेत्र। 7 नदियों का पहचान के संदर्भ में विद्वानों के बीच मतभेद है, किंतु फिर भी आधुनिक पंजाब के बृहत भागों को सप्त सैंधव प्रदेश को कहा गया है। आपको पता है कि हर एक में आपको मतलब विद्वान के बीच में मतभेद रहता है, क्योंकि सभी अपना अपना अनुसार अपना अपना बारे में बताते हैं, हर एक विद्वान। दूसरा नंबर है देखिए इसका, ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्य संस्कृति का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से माना जाता है। सतलज यमुना नदी तक के क्षेत्र ब्रह्मंड कहलाता था। इसी क्षेत्र को ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। जैसे आपको बताए हैं, ये जो क्षेत्र है देखिए सतलज यमुना नदी के क्षेत्र ब्रह्मंड कहलाता था। इसी सिंधु सभ्यता का क्षेत्र को मतलब माना जाता है, केंद्र इसका माना जाता था। थर्ड नंबर देखिए भौगोलिक विस्तार और क्या क्या इसका भौगोलिक विस्तार। ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार उत्तर में वर्तमान तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण में अरावली, पूर्व में हिमालय तिब्बत तथा पश्चिम में अफगानिस्तान तथा समतः यही भूभाग सिंधु सभ्यता के अधिकार क्षेत्र से भी था। इसी को माना गया था कि वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान जो है दक्षिण में अरावली पर्वत हो जाता है, पूर्व में हिमालय पर्वत हो जाता है, देखिए हिमालय तिब्बत, और पश्चिम में अफगानिस्तान तथा सिंधु या भूभाग सिंधु सभ्यता को माना जाता है। ऋग्वेद में नंबर 4, ऋग्वेद में नदियों के कुल संख्या 25 बताई गई है। ऋग्वेद में कुल कितनी नदी थे, तो 25 नदी थे।